छात्रों, हिंदी साहित्य पर महत्वपूर्ण प्रश्न है। आजकालीन कवि विद्यापति, गोरखनाथ और अमीर खुसरो से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है छात्रों, गोरखनाथ के संबंध में कहा गया है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारत में दूसरा नहीं हुआ है। यह कथन किस विद्वान का है? तो छात्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, ये चार विद्वान हैं। तो गोरखनाथ के संबंध में यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारत में दूसरा नहीं हुआ है। देखिए छात्रों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी विद्वान थे। इनका वास्तविक नाम बैजनाथ द्विवेदी था और हिंदी साहित्य पर इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जैसे हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1936 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में। हिंदी साहित्य का आदिकाल कब इनकी पुस्तक आई? 1952 में। इसी प्रकार हिंदी साहित्य की भूमिका इनकी पुस्तक है 1940 में आई। सूर साहित्य 1936 में। द्विवेदी जी निबंध के क्षेत्र में भी अग्रणी रहे हैं। इनके निबंध अशोक के फूल, कल्पलता, कुटच और ये उपन्यास के क्षेत्र में भी अपनी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण इन्होंने योगदान दिया है। उपन्यास के क्षेत्र में भी साहित्य की समृद्धि को। तो इनके उपन्यास हैं बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 में। चार चंद्रलेख उपन्यास इनका 1963 में आया। चार चंद्रलेख उपन्यास 1963 में। पुनर्नवा 1973 में। पुनर्नवा 1973 में। और अनाम दास का पोथा इनका उपन्यास 1976 में। 1976 में। इस तरह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचना के क्षेत्र में भी ये सर्वप्रमुख बने रहे। तो छात्रों, अगला प्रश्न हम लोगों का है, अगला प्रश्न पे हम लोग आते हैं। गोरखनाथ के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? गोरखनाथ के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, गुरु गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे, यह सही है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संग्रह करके गोरखबानी नाम से संपादन किया, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है, हठ योग में हकार का अर्थ सूर्य है और ठकार का अर्थ चंद्र है। इन दोनों के संयोग को हठ योग कहा गया है, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन है, गोरखनाथ ने मूर्ति पूजा को महत्व दिया था। तो छात्रों, ये गलत है, क्योंकि गोरखनाथ ने मूर्ति पूजा को महत्व नहीं दिया था, बल्कि ब्राह्मणवाद और वर्ण व्यवस्था का खंडन किया। मन की शुद्धता पर इन्होंने बल दिया है। गोरखनाथ नाथ पंथ में इनका वही स्थान है गोरखनाथ जी का जो वेदांत में शंकर का है। देखिए छात्रों, नाथ पंथ के आदि प्रवर्तक आदिनाथ को माना जाता है और सिद्धों की सूची में इनका नाम आता है। और आदिनाथ के जो शिष्य थे, कौन थे? आदिनाथ के शिष्य थे मच्छेंद्रनाथ। और मच्छेंद्रनाथ के शिष्य कौन थे? मच्छेंद्रनाथ के शिष्य थे गोरखनाथ जी। मच्छेंद्रनाथ को मत्स्येंद्रनाथ भी कहा जाता है। और
गोरखनाथ ने क्या किया? नाथ संप्रदाय को एक क्रांतिकारी आंदोलन का रूप दिया, एक क्रांतिकारी आंदोलन का रूप दिया। अब देखिए तीसरे प्रश्न पर हम लोग आते हैं। इनमें से कौन सी रचना गोरखनाथ की नहीं है? तो देखिए पहला ऑप्शन है आत्मबोध, यह गोरखनाथ की रचना है, गोरखनाथ की रचना है। प्राण संकली, सकरी आ गया, यहाँ प्राण संकली होता है, तो ये भी गोरखनाथ की रचना है, ये प्राण संकली, प्राण संकली, संकरी गलत लिखा है, तो ये भी छात्रों देखिए गोरखनाथ की रचना है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है हालात कन्हैया, हालात कन्हैया, चौथा है रोमावली। तो छात्रों ये जो हालात कन्हैया ये गोरखनाथ की रचना नहीं है, शेष रोमावली गोरखनाथ की रचना है। हालात कन्हैया के रचनाकार हैं अमीर खुसरो, अमीर खुसरो हालात कन्हैया के रचनाकार हैं। देखिए हालात कन्हैया में कृष्ण के जीवन पर गीत लिखा गया है, कृष्ण के जीवन से संबंधित इसमें आख्यान है। और हालात कन्हैया में होली से संबंधित प्रसिद्ध गीत हैं, जैसे इसमें गीत है धरती अंबर घूम रहे हैं, बरस रहा है रंग, खेलो खेलो चिश्तियों होली खेलो, ख्वाजा निजामुद्दीन के संग। तो हालात कन्हैया की ये प्रसिद्ध पंक्ति है। अगले चौथे नंबर पर हम लोग चलते हैं। चौथा प्रश्न है हम लोगों का, सिद्ध व नाथ साहित्य की काव्य भाषा क्या थी? सिद्ध व नाथ साहित्य की काव्य भाषा क्या थी? तो छात्रों सिद्धों और नाथों की काव्य भाषा अपभ्रंश रही है। कौन सी भाषा रही है? अपभ्रंश। दरअसल अर्धी मागधी अपभ्रंश थी, जिसे आगे चलकर पूर्वी हिंदी भाषा का विकास हुआ। सिद्धनाथ साहित्य को शुक्ल जी सांप्रदायिक कहकर हिंदी साहित्य क्षेत्र से बाहर रखा था, जबकि संवेदना और शिल्प के क्षेत्र में सिद्धोनाथों का महत्वपूर्ण योगदान है। आगे अगले प्रश्न में हम लोग छात्रों चलते हैं। अगला पांचवा प्रश्न है, अमीर खुसरो के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो छात्रों अमीर खुसरो के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था, ये सही है। दूसरा ऑप्शन है इनका जन्म एटा जिला के पटियाली ग्राम में हुआ था, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है इन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर 11 बादशाहों का आरोहण देखा था, ये भी सही है। चौथा है देख देख राधा रूप अपार, पंक्ति अमीर खुसरो की है, तो छात्रों ये गलत है, यह पंक्ति है विद्यापति की। यह पंक्ति किसकी है? विद्यापति की। छात्रों यह पंक्ति विद्यापति की है। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं छात्रों, छठा प्रश्न पर। छठा प्रश्न है खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो छात्रों खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। देखिए छात्रों खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले प्रथम कवि अमीर खुसरो हैं। इन्हें तोता क्या कहा जाता है? इन्हें तोता ए हिंद, तोता ए हिंद, तोता ए हिंद नाम से भी जाना जाता है। और चाह दरवेश, नजरान ए हिंदी, खालिक बारी, दो सुखने इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो अमीर खुसरो खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं।
अब छात्रों अगले प्रश्न पर 7वें प्रश्न पर हम लोग आते हैं। प्रश्न है, पहेलियों मुकरियों के अतिरिक्त खुसरो ने अन्य किस काव्य रूप को अपनाया था? तो छात्रों पहेलियों मुकरियों के अतिरिक्त खुसरो ने गजल काव्य रूप को अपनाया था। और गजल के क्षेत्र में अमीर खुसरो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। जैसा इनका गजल है, जब यार देखा नैन भर दिल की गई चिंता उतर। तो छात्रों हिंदी में गजल लिखने की परंपरा काफ़ी पुरानी रही है और अमीर खुसरो को यदि हिंदी का पहला रचनाकार माना जाता है तो हिंदी के पहले गजलकार भी अमीर खुसरो ही हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। 8वां प्रश्न है हम लोगों का कि खुसरो के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए छात्रों, पहला है, अमीर खुसरो ने खालिक बारी कोश लिखकर अरबी, फारसी और हिंदी की त्रिवेणी को जन्म दिया। अरबी, फारसी और हिंदी की त्रिवेणी को जन्म देने वाले कौन हैं? अमीर खुसरो। ये सही है, यह आपका सही है। दूसरा है, हिंदुओं और मुसलमानों की भाषा और संस्कृति को जोड़ने का प्रयत्न किया। तो छात्रों ये भी आपका प्रश्न सही है। तीसरा ऑप्शन है, मनोरंजन और रसिकता के लिए प्रसिद्ध थे। मनोरंजन और रसिकता के लिए प्रसिद्ध कवि थे, ये भी सही है। तो इसमें चौथा ऑप्शन है, डिंगल भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। तो छात्रों ये गलत है। अमीर खुसरो डिंगल भाषा के कवि नहीं थे, बल्कि ये फारसी भाषा के कवि थे, क्योंकि फारसी के अमीर खुसरो बहुत बड़े कवि थे। इसके अतिरिक्त हिंदी भाषा से इनका गहरा लगाव था। तो डिंगल भाषा से दूर दूर थे, इनका कोई संबंध नहीं था, क्योंकि डिंगल ये प्राचीन राजस्थानी के नाम से यह भाषा जानी जाती है और चारण कवियों ने जिस साहित्य को लिखा वह डिंगल भाषा में ही है। तो छात्रों अब हम लोग 9वें प्रश्न पर चलते हैं। 9वां प्रश्न है, विद्यापति के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं? यह कथन किस आलोचक का है? तो छात्रों यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यह कथन है प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि विद्यापति के अधिकतर पद श्रृंगार के हैं। किसके हैं? श्रृंगार के हैं, क्योंकि शुक्ल जी विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हैं। क्या मानते हैं शुक्ल जी? श्रृंगारी कवि मानते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि विद्यापति नायक और नायिका राधा कृष्ण के प्रेम को अपने काव्य में प्रकट किया है और विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। इनका संबंध शैव संप्रदाय से था। किससे था? शैव संप्रदाय से विद्यापति का संबंध था। हिंदी में इन्हें कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। हर प्रसाद शास्त्री एक आलोचक हैं, हर प्रसाद शास्त्री, इन्होंने विद्यापति को पंचदेवोपासक माना है। तो छात्रों अब हम लोग अगले प्रश्न पर 10 नंबर पर प्रश्न पर चलते हैं कि विद्यापति भाषा के प्रकांड पंडित थे, वे रचना करते थे। तो छात्रों भाषा के संबंध में सवाल है। तो विद्यापति संस्कृत, औहट, मैथिली। संस्कृत, विद्यापति संस्कृत में भी रचना करते थे, औहट में भी रचना करते थे, मैथिली में भी रचना करते थे। ये तीनों भाषाओं में रचना करते थे, इसलिए आपका ये चौथा ऑप्शन सभी हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत, औहट, मैथिली तीनों में रचना इन्होंने किया है। संस्कृत में इनकी रचना है शैव सर्वस्व सार,
गंगा वाक्यावली। अवहट्ट में इनकी रचना है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखिनावली। लिखिनावली। मैथिली में इनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना है पदावली। मैथिली में इनकी जो प्रसिद्ध रचना है छात्रों वो है पदावली। और गोरक्ष विजय यह भी मैथिली में है, यह एक एकांकी और नाटक है। अब हम लोग 11वें प्रश्न पर चलते हैं। तो छात्रों 11वां प्रश्न है विद्यापति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो छात्रों विद्यापति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो पहला ऑप्शन है विद्यापति का पूरा नाम विद्यापति ठाकुर था, इन्हें मैथिल कोकिल की संज्ञा दी गई है, यह सही है। दूसरा ऑप्शन है विद्यापति के गुरु का नाम हरिमिश्र था, यह भी सही है। तीसरा ऑप्शन है ये राजा कीर्ति सिंह एवं शिव सिंह के राज दरबारी कवि थे, यह भी सही है। चौथा ऑप्शन है विद्यापति राम भक्त कवि थे, तो ये गलत है छात्रों, क्योंकि विद्यापति राम भक्त कवि नहीं थे, विद्यापति शैव थे। विद्यापति क्या थे? शिव के भक्त थे। अब देखिए जॉर्ज ग्रियर्सन विद्वान थे, इन्होंने विद्यापति के संबंध में लिखा है कि विद्यापति भक्त कवि हैं, राधा जीवात्मा का प्रतीक है और कृष्ण परमात्मा के जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। छात्रों अब हम 12वें प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए 12वां प्रश्न है माधव हम परिणाम निराशा। माधव हम परिणाम निराशा यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, विद्यापति और जयदेव। तो छात्रों माधव हम परिणाम निराशा यह पंक्ति है विद्यापति की, क्योंकि माधव अर्थात विद्यापति कृष्ण से कहते हैं कि माधव जीवन के अंत में मुझे निराशा ही निराशा नजर आ रही है। तो छात्रों अब हम सब अगले प्रश्न पर चलते हैं। 13वें नंबर पर अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरियां लिखने वाले आधुनिक काल के कवि कौन हैं? प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। आधुनिक काल में अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरियां लिखने वाले कौन हैं? तो ऑप्शन में है गिरधर कविराय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ब्रेंत और हरिऔध। तो छात्रों आधुनिक काल में अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरिया लिखने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के एक ऐसे नक्षत्र हैं जिनका नाम पूरे युग का प्रतिनिधित्व करता है। हिंदी साहित्य में उसे किस नाम से? भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु जी अपनी मुकरियों में अंग्रेजों की कूटनीति को साफ साफ रेखांकित करते हैं। कहते हैं इनकी बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है कि पागल कर मोहि करे खराब, पागल कर मोहि करे खराब, क्यों सखी सज्जन नहीं शराब, करे खटाखट काम सयाना, सख सज्जन नहीं छापा खाना। तो ये मुकरियां लिखने में बड़े प्रसिद्ध थे आधुनिक काल के। छात्रों अगले प्रश्न 14वें नंबर पर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम क्या था? तो छात्रों 4 ऑप्शन है विष्णु शर्मा, चंद्रसेन, देव, बालानाथ। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका सही है। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम था विष्णु शर्मा। छात्रों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि नाथ पंथ के लोगों को कनफटे योगी कहा जाता था। और छात्रों नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? यही मत्स्येंद्र नाथ।
कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ या गोरखनाथ माने जाते हैं। नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? मत्स्येंद्रनाथ या गोरखनाथ माने जाते हैं। अब देखिए, लेकिन ध्यान दीजिए, ज्योतिरेश्वर के वर्ण रत्नाकर ग्रंथ और ज्ञानेश्वर को प्रमाणिक मानकर मत्स्येंद्रनाथ को नाथ पंथ का आदि प्रवर्तक माना जाता है। ठीक, अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। देखिए, आप लोग पढ़े होंगे नाथ पंथ का जो विकास है, नाथ पंथ का विकास महायान, नाथ पंथ का जो विकास है क्या है? महायान। महायान, महायान से क्या आया? वज्रयान, वज्रयान। ठीक, वज्रयान के बाद कौन सा आया? सहजयान, सहजयान। अब देखिए छात्रों, ध्यान दीजिए, सहजयान के बाद आपका नाथ संप्रदाय का विकास हुआ। ठीक है, ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। नाथों में रसायनी किसको माना जाता है? नाथों में रसायनी किसको माना जाता है? तो छात्रों, नाथों में रसायनी नागार्जुन को माना जाता है। नाथों में रसायनी किसको माना जाता है? नागार्जुन को माना जाता है। इन्होंने रसायन शास्त्र और धातु विज्ञान पर बहुत शोध कार्य किया है। रस रत्नाकर एक ग्रंथ है, रस रत्नाकर, ध्यान दीजिएगा आप लोग, रस रत्नाकर और रसेंद्र मंगल, रसेंद्र मंगल, रसेंद्र मंगल इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। नागार्जुन दार्शनिक होते हुए भी व्यावहारिक आचार्य हैं। छात्रों देखिए, गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार 9 नाथों की सूची है। तो पहले नागार्जुन, नागार्जुन, उसके बाद आते हैं जड़ भरत, जड़ भरत, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चपटनाथ, जलंधर और मलयार्जुन। तो छात्रों, इसमें नागार्जुन, गोरखनाथ और चपटनाथ तथा जालंधर ये सिद्धों की परंपरा में भी थे। अब छात्रों, हम सब अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, कुंडलनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है? तो छात्रों, सरहपा, गोरखनाथ, विद्यापति, अमीर खुसरो, 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो देखिए, गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, कुंडलनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन करने वाले हैं गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ। इनका समय राहुल सांकृत्यायन ने कितना माना है? 845 ईस्वी। कितना माना है? 845 ईस्वी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी नवीं सती बताते हैं। शुक्ल जी और डॉक्टर राम कुमार वर्मा 13वीं सती बताते हैं। तो छात्रों, अब हम 17वें प्रश्न पर चलेंगे। देखिए, 17वां प्रश्न है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ की कुल कितनी रचनाओं को प्रामाणिक माना है? तो छात्रों, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ की कुल 14 रचनाओं के, कितनी रचनाओं को? 14 रचनाओं को प्रामाणिक माना है। ध्यान दीजिएगा, जिसमें आत्मबोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, प्राण संकली, ज्ञान चौतीसा
अभय मात्रा जोग शब्द और पद, ये इनके मुख्य ग्रंथ हैं। अगले प्रश्न पर छात्रों हम सब चलते हैं। नाथ साहित्य, अगला प्रश्न है, नाथ साहित्य की आरंभकर्ता माने जाते हैं। नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं गोरखनाथ। नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं गोरखनाथ। देखिए, यह पंथ हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित था। यह पंथ किसकी साधना पर आधारित था? हठ योग। ध्यान दीजिए छात्रों, अभी विगत प्रश्नों पर इसकी चर्चा कर चुके हैं, अभी आगे भी चर्चा होगा। तो नाथ संप्रदाय समस्त देश में बिखरा हुआ था। गोरखनाथ जी ने क्या किया? इस बिखरे हुए अर्थात इस संप्रदाय के जो बिखराव था उसको एकत्र किया, इसीलिए गोरखनाथ को आरंभकर्ता माना जाता है। अगला प्रश्न पर छात्रों हम लोग चलेंगे 19वें प्रश्न पर कि विद्यापति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो छात्रों, विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे, सही है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जाति कवि कहा है, तो छात्रों ये भी सही है। तीसरा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी विद्यापति को सिंगारी कवि मानते हैं, तो छात्रों ये गलत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी विद्यापति को सिंगारी कवि नहीं मानते, बल्कि क्या मानते हैं? भक्त कवि। चौथा ऑप्शन है, विद्यापति को अभिनव जयदेव, कवि कंठाहार, खेलन कवि, नव कवि शेखर, दशावधान, मैथिल कोकिल आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है, तो ये भी सही है। छात्रों, इसमें तीसरा ऑप्शन गलत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी विद्यापति को सिंगारी नहीं बल्कि क्या मानते हैं? भक्त कवि मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी विद्यापति को भक्त कवि मानते हैं। इनके साथ ही दो विद्वान और भक्त मानते हैं, बाबू ब्रजनंदन सहाय और बाबू श्याम सुंदर दास, ये भी विद्यापति को भक्त कवि मानते हैं। अब छात्रों हम लोग अगले प्रश्न 20वें प्रश्न पर चलेंगे। 20वां प्रश्न है, ए सखी पेखली एक अपरूप पंक्ति किस कवि की है। तो छात्रों यह पंक्ति किसकी है? अमीर खुसरो, विद्यापति, गोरखनाथ, चंद्रवरदाई। तो ए सखी पेखली एक अपरूप, यह पंक्ति है विद्यापति की। विद्यापति की ये पंक्ति है। आपको पहले ही बताए थे विद्यापति शिव के भक्त थे, इसीलिए शैव के अंतर्गत आते हैं। और ये किसके दरबार में रहते थे? कीर्ति सिंह और शिव सिंह के दरबार में रहते थे। पदावली और कीर्तिलता इनकी अमर रचनाएं हैं। तो छात्रों अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। 21वां प्रश्न है, हसब सेलिबा रहिबा रंग काम काम क्रोध ना करिबा संग, ये पंक्ति किस कवि की है। तो छात्रों 4 ऑप्शन हैं, गोरखनाथ, विद्यापति, अमीर खुसरो, नरपतनाल। हसब सेलिबा रहिबा रंग काम क्रोध ना करिबा संग, यह पंक्ति है गोरखनाथ की। गोरखनाथ के विषय में भी हमने चर्चा किया था छात्रों। देखिए, गोरखनाथ जी कह रहे हैं, योगी हंस खेल कर भी अपना ध्यान लगाए रखें। हसब सेलिबा रहिबा रंग, अर्थात योगी हंस खेल कर भी अपना ध्यान लगाए रखें। और क्या कह रहे हैं? काम क्रोध ना करिबा संग, कह रहे हैं दिन रात क्या करें? काम क्रोध से दूर रहिए, काम क्रोध से दूर रहिए। और कह रहे हैं कि कहाँ ध्यान लगाइए? अपने अंतर अर्थात योग की साधना पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो सके। अर्थात रात दिन ब्रह्म के ज्ञान की बात करने की गोरखनाथ जी प्रकट कर रहे हैं अपनी पंक्ति में। तो इसलिए छात्रों अब हम सब अगले प्रश्न पर चलते हैं। छापा तिलक तज दीनी रे, छापा तिलक तज दीनी रे, तो से नैना मिला के पंक्ति किस कवि की है।
तो छात्रों यह पंक्ति है, बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है। यह पंक्ति है अमीर खुसरो की। यह पंक्ति किसकी है? अमीर खुसरो की यह पंक्ति है। अगले प्रश्न पर छात्रों हम लोग चलते हैं। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो विद्यापति की रचना कीर्तिलता भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई, यह सही है। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन विद्यापति का है। तो यह छात्रों यह गलत है। यह कथन है अमीर खुसरो का। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन है अमीर खुसरो का। किसका कथन है? अमीर खुसरो का। अगला तीसरा ऑप्शन है दो सखुने रचना अमीर खुसरो की है। तो छात्रों ये भी सही है। खने खने नयन कौन अनुसरई पंक्ति विद्यापति की है। तो ये भी सही है। देखिए छात्रों, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो। यह कथन अमीर खुसरो का था। इनकी बड़ी प्रसिद्ध पहेली है, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। ऐसी इनकी प्रसिद्ध पहेलियाँ थीं। ये दरअसल हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक मंच पर लाना चाहते थे, दोनों के संस्कृतियों का मिलन कराना चाहते थे। तो छात्रों अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं कि विद्यापति को भक्त मानने वाले आलोचकों में कौन नहीं है। तो छात्रों विद्यापति को भक्त मानने वाले आलोचकों में कौन नहीं है। तो छात्रों देखिए, राम कुमार वर्मा ये विद्यापति को श्रृंगारिक मानते हैं। राम कुमार वर्मा विद्यापति को क्या मानते हैं? श्रृंगारिक। ध्यान दीजिए छात्रों, राम कुमार वर्मा विद्यापति को क्या मानते हैं? श्रृंगारिक मानते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू ब्रजनंदन सहाय, ये तीनों विद्यापति को भक्त कवि मानते हैं। अगला प्रश्न 25वें प्रश्न पर हम लोग चलते हैं छात्रों। सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता किसे माना जाता है? सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो चार ऑप्शन हैं, चंद बरदाई, विद्यापति, अमीर खुसरो और सरहपा। तो छात्रों सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है सितार वाद्य यंत्र का। ठीक है छात्रों, तो अगली क्लास में हम लोग कुछ और प्रश्नों पर चर्चा करेंगे।